हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है CSK CM क्लासेज में। ठीक है, मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता हूँ हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैप के साथ डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। जहाँ पे इंपॉर्टेंट मैप की लोकेशन देखने की जरूरत होती है मैं वहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो आइए देने करते हुए शुरू करते हैं। मैं 10 से 15 मिनट में वीडियो कवर करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ जो जिससे कि आपको ज़्यादा समय न देना पड़े और जल्दी से जल्दी आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, और नॉलेज गेन कर पाएँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने विश्व बैंक और विश्व बैंक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रामीण विकास की पुनर्कल्पना पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, अब 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, वो भी विश्व बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो आपको पता है कि 2047 तक, ठीक है, 2047 तक भारत के आज़ाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 2047 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो 2047 तक भारत के जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनकी शिक्षा स्थिति क्या रहेगी, वो कितने अमीर हुए, उनके पास कितने आय इनकम हुआ कि नहीं हुआ, उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो ये सब बातों पर ध्यान रखते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मंत्रालय इस सम्मेलन का आयोजन करवा रहा है। तो ये आपके ऑप्शन है सामने। ठीक है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इस सम्मेलन का आयोजन करवा रहा है। ठीक है, तो आइए इससे संबंधित कुछ और बातें देख लेते हैं। जो ऑप्शन में मंत्रालय थे उनसे संबंधित एक एक न्यूज देख लेते हैं। यहाँ पे रेल मंत्रालय ने एक योजना शुरू किया था, अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, इसके तहत ये क्या क्या करने वाला था, पूरे देश में रेलवे स्टेशन जितने हैं उनका आधुनिकीकरण करना था। ठीक है, तो ये इस योजना के तहत चल रहा है, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात करें तो इसने एक विलेज डिफेंस गार्ड योजना चलाई थी। विलेज डिफेंस गार्ड योजना, यानी विलेज यानी गाँवों को डिफेंस करने के लिए ये योजना थी। तो कहाँ के गाँव को? जम्मू कश्मीर के जो गाँव हैं जो आतंकवादियों के चपेट में आते रहते हैं, तो उसको डिफेंस करने के लिए इन्होंने विलेज डिफेंस गार्ड योजना एक स्कीम चलाई थी। अगर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की बात करें तो इसने एक सीड योजना चलाई थी। ठीक है, सीड योजना, इसके तहत इन्होंने क्या किया, घुमंतु जो जनजाति हैं, ठीक है, जो घुमंतु जनजाति हैं उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात इस योजना में की गई है। ठीक है, तो आपको प्रश्न क्या था, किस मंत्रालय ने विश्व बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रामीण विकास की परिकल्पना पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब था ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, तो और इससे संबंधित कुछ बात कर लें। अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा वाशिंगटन DC में। ठीक है, और इसके अभी अध्यक्ष हैं अजय बंगा जी, जो डेविड मालपास की जगह लेंगे। ठीक है, अजय बंगा अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर कभी आपसे पूछ लेता है विश्व बैंक के फाउंडर मेंबर कौन थे, तो इसके फाउंडर मेंबर थे जॉन मिनार्ड। ठीक है, जॉन मिनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बात करें तो ये क्या करता है, स्वास्थ्य, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्षेत्र होते हैं उनमें विकास करने के लिए ये लोगों को पैसा देता है, लोन देता है। ठीक है, उस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है, इसलिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को इसमें चुना गया है। ठीक है, तो अगर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बात करें तो जो ये बिल जिनका नाम है, ठीक है, तो ये बिल जो बिल गेट्स हैं उनका पहला जो शब्द है बिल, ठीक है, तो वहाँ से लिया गया है बिल। ठीक है, और मेलिंडा इनकी वाइफ थी, हालांकि इन दोनों का तलाक हो चुका है, तो इन्हीं लोगों के नाम पे फाउंडेशन का नाम रखा गया था। ओके, तो आगे चलें आगे अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने देश भर में कितने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है? ठीक है, अनुमति दे दी है, ये आपको बताना है। क्या 500 है, 1000 है, 1500 है, 2000 है? तो इसका सही जवाब है 2000। 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दिया है। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ठीक है, इससे होगा क्या, मैं ये आपको पहले बता देता हूँ। उससे पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना थी, ठीक है, इसे 2018 में लाया गया था, 2018 में लाया गया था। हालांकि इस योजना को पहले, ये योजना पहले भी चलती थी, लेकिन इसको पहले हम जन औषधि योजना के नाम से जानते थे। तो 2014-15 में
जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो इस योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिए। इसका उद्देश्य क्या था? गरीब परिवारों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की। जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, मतलब जो दवाएं बहुत ही महंगी मिलती हैं, उनको लगभग 50% से लेकर 90% कम दामों पे यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे, जिसे हम जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, तो 200 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ जो हैं, सॉरी 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ जो हैं अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलेंगी। ठीक है, तो ये प्राथमिक ऋण समितियाँ कौन होती है, कृषि ऋण समितियाँ कौन, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि राज्य स्तर पे, ठीक है, एक संस्था होती है राज्य स्तर पे जो लोगों को ऋण प्रोवाइड करती है, कृषकों को। ठीक है, उसके बाद उसमें से भी बटा होता है, एक ग्रामीण होता है, ठीक है, और एक शहरी होता है। ठीक है, अब ग्रामीण में भी दो टाइप के होते हैं, एक जो बहुत ही लंबे समय के लिए लोन देते हैं और जो बहुत ही कम समय के लिए लोन देते हैं। ठीक है, तो कम समय के लिए लोन देने वाले में से जो एक आता है वो होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी जिसे कहते हैं। तो इनका नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा है, ये लाखों इस समय कृषि ऋण समितियां हैं पूरे देश में। ठीक है, तो जब इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है तो अभी अभी तो फिलहाल 2000 लोगों को ही अनुमति दी गई है कि आप लोग क्या करेंगे, जन औषधि केंद्र खोलेंगे जिससे कि जन जन तक ये दवाएं पहुंच पाएँ। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री का विजन है, हमारे देश का विजन है कि लोगों को सस्ती से सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 2000 जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। अगला अगला प्रश्न है कि रंग भेद के खिलाफ किए गए गांधी जी के सत्याग्रह के 130 वर्ष पूरे होने को आए हैं। ठीक है, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। क्या इस अवसर पर भारतीय नौसेना का INS त्रिशूल डरबन की यात्रा पर गया है? तो ये सही है। ठीक है, क्या 7 जून 1893 को पहली बार गांधी जी को रंग भेद का सामना करना पड़ा था? तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ये देखिए एक तस्वीर है जो गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंकते हुए या निकालते हुए दिखाया गया है इसमें। ये एक मूवी की सीन है। ठीक है, तो चलिए मैं ये लोकेशन दिखा देता हूँ। और ये जो हादसा हुआ था, हादसा क्या क्या कह सकते हैं, मतलब ये जो बात हुई थी वो साउथ अफ्रीका में हुई थी। और साउथ अफ्रीका कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे साउथ में एक देश है जिसे हम कहते हैं साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे ये घटना हुई थी। और मैं साउथ अफ्रीका को जूम करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा आपको डरबन। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा डरबन। यहीं पे जो INS त्रिशूल है वो गई है। 130 वर्ष जब पूरे हो रहे हैं तो यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया, तो यहाँ पे गई है INS त्रिशूल। ठीक है, भारत की तरफ से। ओके, तो INS त्रिशूल डरबन गई है। ओके, तो 130 साल जब पूरे हो रहे हैं तो मैं इससे संबंधित एक बात बता देता हूँ। जब 1893 में, ठीक है, 1893 में एक अब्दुल्ला करके व्यापारी थे, उनके केस के सिलसिले में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। ठीक है, वहाँ पे जब ये डरबन पहुँचे, ठीक है, केस के सिलसिले में जब ये डरबन पहुँचे तो इनको जाना था प्रिटोरिया जाना था। ठीक है, प्रिटोरिया जाना था। तो ये यहाँ से जाते समय, ठीक है, प्रिटोरिया जाते समय पहले तो इनको, एक मिनट, तो प्रिटोरिया जाते समय डरबन से प्रिटोरियन को जाना था। ठीक है, तो इनको यहाँ से जाते समय इससे पहले यहाँ से एक स्टेशन था जिसे रेलवे स्टेशन था जिसे पीटर मैरिट्सबर्ग कहा जाता था। ठीक है, पीटर मैरिट्सबर्ग कहा जाता था, यहाँ पे रेलवे स्टेशन था। तो यही रेलवे स्टेशन पे इन्होंने टिकट लिया फर्स्ट क्लास का। ठीक है, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और उसमें बैठ गए। तो यहाँ पे एक रूल ये लोग अप्लाई किए थे, जो अंग्रेज थे यहाँ पे रूल कर रहे थे उस समय। ये लोग कहे थे कि यहाँ पे कुली और अश्वेत यानी कि काले लोग, ठीक, गांधी जी का कलर सांवला था, काला था। ठीक है, तो यहाँ पे कुली और अश्वेत लोगों को यहाँ पे अलाउ नहीं है यात्रा करना फर्स्ट क्लास में। तो यहाँ से इनको निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। और ये घटना हुई थी 7 जून को। ठीक है, 7 जून को हुई थी। तो ये 7 जून को 130 वर्ष पूरे हुए हैं इस घटना को। तो यहाँ पे हमारे भारत की तरफ से INS त्रिशूल यहाँ पे डरबन में एक प्रोग्राम होगा इससे संबंधित, तो वहाँ पे ये शामिल होने जा रहा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ तो साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका और इस साउथ अफ्रीका के बीच में एक देश पड़ता है जिसका नाम है, ठीक है, बीचों बीच एक देश पड़ता है जिसका नाम है लेसोथो। इस बात को आप याद रखेंगे। और इधर दिखेगा आपको स्वाजीलैंड। ओके, आगे चले। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? क्या 7 जून को मनाया जाता है? नहीं। क्या 7 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, 7 जून को ही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ओके, तो अगर इससे संबंधित और कुछ बात को जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 7 जून 1945 को,
ठीक है, जब FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो उसी 7 जून को, ठीक है, 2018 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। लेकिन 2019 में पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। ठीक है, WHO का कहना है कि हर साल विश्व भर में देखा जाता है कि 600 मिलियन लोग खराब खाना खाने से क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, और इनमें से लगभग 4,20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है पूरे विश्व में खराब खाना खाने की वजह से। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से बीमारी होती है खराब खाना खाने से। तो इससे संबंधित अवेयरनेस फैलाने के लिए और अच्छा खाना अवेलेबल कराने के लिए लोगों को ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और इसकी थीम है 2023 की हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, और 24 मार्च की अगर बात करें तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को, और इसकी थीम है 2023 की येस वी कैन एंड TB। ठीक है, 2 फरवरी की बात करें तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, और इसकी थीम है 2023 की इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। ठीक है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न, अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा कि कखोवका, ठीक है, नाम ही अजीब है, कखोवका। ठीक है, मैं इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पे दे दिया हूँ। कखोवका डैम को बम ब्लास्ट करके, ठीक है, बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। क्या ये डैम नीपर नदी पे स्थित था? सही है। क्या ये रूस द्वारा अधिकृत ऑक्यूपाइड यानी कि ये कब्जाया हुआ क्षेत्र है? ठीक है, तो ये भी सही है। क्या ये यूक्रेन के खेरोसॉन क्षेत्र में स्थित है? ये भी सही है। ठीक है, तो ये जो यूक्रेन का खेरोसॉन क्षेत्र है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। ठीक है, ये देखिए, ये विश्व का मैप है और यहाँ पे सुंदर भारत है। इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे यूरोप दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा आपको यूक्रेन। अगर मैं इसका जूम मैप दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए, यहाँ पे है यूक्रेन और जूम मैप ये है। तो यहाँ पे जो आपको खेरसोन ये रीजन दिखेगा, ठीक है, ये तो है पार्ट यूक्रेन का। लेकिन जब रूस ने ये क्रीमिया को हथियाया था 2014 में, ठीक है, 2014 में क्रीमिया पे रूस ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, और अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, तो खेरसोन पे भी इसका अधिकार है, रूस का भी। ठीक है, तो ये पार्ट तो है यूक्रेन का, लेकिन अभी ये ऑक्यूपाइड किसके द्वारा है? रूस के द्वारा है। तो यहाँ से जो नीपर नदी आ रही है बहते हुए, देखिए ये नीपर नदी जो आ रही है बहते हुए, इसी नीपर नदी पे, ठीक है, इस एरिया में ये डैम स्थित है। ठीक है, और इसको बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। अभी फिलहाल न रूस कह रहा है कि यूक्रेन ने उड़ाया और यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने उड़ाया। तो अभी कोई भी इसकी जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण लाखों लोग अपने घर छोड़ने पे विवश हो गए, क्योंकि ये डैम जो होता है बहुत ही बड़ा एरिया होता है, इसमें बहुत सारा पानी भरा होता है, और ये नीपर नदी आ रही है, इसका सारा पानी इस डैम में स्थित था। और इस आसपास के जो गांव के लोग हैं, इस डैम के टूटने के कारण वहाँ पे बाढ़ आ गई है, बहुत लोग बेघर हो गए हैं, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव है, और यहीं इसके बीचों बीच इधर से आपको दिखाई देगा नीपर नदी बहते हुए आती है और ये ब्लैक सी में गिर जाती है। ठीक है, काला सागर में ये गिर जाती है। ओके, आगे चले। ये देखिए, कोलैप्स ऑफ क्रिटिकल यूक्रेनियन डैम एक्सपार्स रीजन वाइड इवैक्यूएशन हियर्स व्हाट वी नो। ठीक है, ये कोलैप्स कर गया यहाँ पे डैम बम विस्फोट के कारण। मैं आपको डैम की तस्वीर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, पहले डैम की तस्वीर ऐसे थी। ओके, जब ये बम यहाँ पे विस्फोट हुआ उसके बाद ये टूट गया, तो इसकी तस्वीर ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, देखिए पानी सारा निकल रहा है यहाँ पे। ओके, आगे चलें। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, कि थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए कि यूक्रेन की बॉर्डर किससे किससे लगती है। ठीक है, इसकी राजधानी तो कीव है ही, इसकी बॉर्डर बेलारूस से लगती है, इधर पोलैंडिया से, पोलैंडिया कह रहे हैं पोलैंड से, इधर स्लोवेकिया से, हंगरी, ठीक है, रोमानिया, माल्डोवा, ठीक है, और इधर ब्लैक सी से, और रूस से तो लगती ही लगती है। इस बात को याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। तो आगे चलें। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह बनाने का दावा किया है? ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल फतह बनाने का दावा किया है, तो इसका सही जवाब आपको होगा ईरान। ठीक है, ईरान ने ये दावा किया कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया। तो फिलहाल ये लग नहीं रहा कि ईरान ने ये मिसाइल बनाया, क्योंकि अभी भारत नहीं इस मिसाइल को बना पाया, तो अभी ईरान तो बहुत ही पीछे है भारत से इस टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है, तो अभी फिलहाल दावा कर रहा है ईरान, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। और मैं आपको बता देता हूँ कि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और ट्रांससोनिक क्या होता है। मैं जैसे कि एक होता है मैक नंबर, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, यानी कि जो जहाज़ है, ठीक है, या फिर मिसाइल है, उसकी स्पीड
उसके बाद जो साउंड की स्पीड, इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं। उसके बाद जो नंबर सामने आता है उसे हम मैक नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर एक मैक नंबर से अगर कम स्पीड है तो उसे हम सब सोनिक कहते हैं। ठीक है, सब सोनिक कहते हैं उसे। अगर एक मैक नंबर के बराबर स्पीड होती है तो उसे ट्रांससोनिक कहते हैं, और एक मैक नंबर से अगर ज़्यादा स्पीड होती है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। और हमारे यहाँ भारत में जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, और ईरान कह रहा है कि हमने क्या किया है कि 5 मैक से ज़्यादा स्पीड की मिसाइल बना लिया है, हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया, यानी कि 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड बना लिया है, और वो उसका नाम फतेह रखा है। तो ये अभी कपोल कल्पना ही लग रही है अभी, लेकिन दावा तो ऐसा कर रहा है ईरान। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ईरान। ओके, तो बाकी जो ऑप्शन है उससे संबंधित भी कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे कि ब्राज़ील जो ऑप्शन में उससे संबंधित न्यूज़ देख लेते हैं। जो G20 की अध्यक्षता है 2023 में भारत किया। ठीक है, और 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें SCO की अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 में। ठीक है, लेकिन इस बार ध्यान रखेंगे आप, SCO की जो अध्यक्षता होगी वो वर्चुअल होगी। ठीक है, वर्चुअल होगी इस बार SCO की अध्यक्षता भारत द्वारा। जापान की बात करें तो G7 की अध्यक्षता 2023 में जापान ने किया है। ओके, आगे चले तो लोकेशन देख लीजिए, ये अपना सुंदर भारत है। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको जापान। ओके, ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा ईरान। ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर पूरा एरिया है, ये अरब सागर है। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा आपको ईरान, यहाँ पे दिखेगा आपको ईरान। ओके, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ईरान की जो बाउंड्री है वो पर्शियन गल्फ से लगती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश में LGBTQ, ठीक है, LGBTQ समुदाय के संबंध के विरोध में एक सख्त कानून पास किया गया है? क्या वो संयुक्त अरब अमीरात है? नहीं। क्या वो मिस्र है? नहीं। क्या पपुआ न्यू गिनी है? नहीं। इसका सही जवाब है युगांडा। अभी हाल ही में युगांडा ने LGBTQ समुदाय के संबंध में एक सख्त कानून पास किया है। ठीक है, तो LGBTQ क्या होता है वो पहले मैं बता देता हूँ। L से होता है लेस्बियन, G से होता है गे, B से होता है बाइसेक्सुअल, और T से होता है ट्रांसजेंडर, और Q से होता है क्यूर या क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो ये LGBTQ होते हैं। ठीक है, लेस्बियन यानी महिलाएं जो महिलाओं के प्रति आकर्षित होती हैं उनको लेस्बियन कहते हैं। पुरुष जो पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें गे कहते हैं। बाइसेक्सुअल उन्हें कहते हैं जो महिलाओं और पुरुषों दोनों की तरफ आकर्षित होते हैं उन्हें बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको जिनकी पहचान लिंग के द्वारा की जाती है वो ट्रांसजेंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये है LGBTQ का फुल फॉर्म। अब युगांडा ने ऐसा किया है। ठीक है, तो आगे चलें, इससे संबंधित और कुछ प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे संयुक्त अरब ऑप्शन में, संयुक्त अरब अमीरात ऑप्शन में, तो इसको देख लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात में IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का होस्टिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन जो कांग्रेस है इस बार 2025 में होस्ट करेगा कौन? तो संयुक्त अरब अमीरात इसको होस्ट करने वाला है। तो IUCN की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और मिस्र की बात करें तो जो 26 जनवरी 2023 में जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था भारत में, उसमें ये मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे अब वहाँ के प्रेसिडेंट मिस्र के, जिनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो यहाँ पे 2023 में एक फिपिक समिट हुआ था, फिपिक करके। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इसमें 14 आइलैंड शामिल होते हैं और प्लस एक भारत होता है। ठीक है, ये है फिपिक समिट। आगे चलें, तो आगे चलने से पहले मैं आपको युगांडा की लोकेशन दिखाना चाहूँगा। तो ये है ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे आपको दिखेगा युगांडा। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको युगांडा। अगर मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, ओके, तो अगर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ तो ये देखिए इसकी राजधानी है कंपाला, ओके, युगांडा की। और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको माउंट स्टैनली। ये एग्जाम में पूछा गया था कि माउंट स्टैनली निम्नलिखित में किस देश में, तो वो आपको दिखेगा युगांडा में। ठीक है, और युगांडा की जो लोकेशन है उससे जो लेक विक्टोरिया है, ठीक है, अब अफ्रीका महाद्वीप में लेक विक्टोरिया, तो इससे भी लगती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और युगांडा से भूमध्य रेखा भी गुजर रही है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे हम IMD बोलते हैं, द्वारा अरब सागर में किस चक्रवाती तूफान के आने की संभावना जताई जा रही है? तो ये आपके ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है बिपोरजय। बिपोरजय जो है अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में, इंडियन ओशन में अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए मैं अपने से बना दे रहा हूँ, ये भारत का मैप है। ठीक है, और इधर जो होता है ये बंगाल की खाड़ी होती है,
और ये पूरा जो होता है इंडियन ओशन में आता है ये सब पूरा, और इधर जो होता है ये अरब सागर होता है। ठीक है, तो इधर ही आ रहा है बिपोरजय। ठीक है, तो बिपोरजय जो चक्रवाती तूफान है वो अरब सागर में आने की इसकी संभावना जताई जा रही है। मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए, सीतरंग जो है वो आया था आपका बंगाल की खाड़ी में, और ये ज़्यादातर हिट किया था भारत के पश्चिम बंगाल को और इधर बांग्लादेश को। ठीक है, ये हिट किया था। और जो मेंडूस करके था, मेंदूस या मेंडूस, ये आया था आपको चेन्नई के आसपास आया था, और ये भी बंगाल की खाड़ी में ही आता है मेंडूस, तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और असनी की बात करें तो असनी जो है ये श्रीलंका के आसपास आया था। ठीक है, असनी, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये है बिपोरजय। बिपोरजय जो है ये अरब जो महासागर कह रहे हैं, अरब जो सागर है वहाँ पे बिपोरजय चक्रवाती तूफान को देखा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये था आज का करंट अफेयर, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो उसको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, आपका स्वागत है CSK CM क्लासेस में सजेशन के लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।